क्या भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन कपिल शर्मा अगली ओपरा विन्फ्रे बन सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम बराक फेस ब्लॉग के एक बड़े ही दिलचस्प विश्लेषण को समझेंगे जो इसी कमाल की संभावना के बारे में बात करता है। देखिए, पिछले एक दशक से भी ज्यादा से कपिल शर्मा का शो सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं रहा, बल्कि ये तो एक तरह का राष्ट्रीय इवेंट बन गया है। एक ऐसी आदत जहां पूरा परिवार साथ बैठकर उस खास मिडिल क्लास ह्यूमर को एंजॉय करता है जो सबको एक साथ जोड़ता है। लेकिन अब जब एंटरटेनमेंट टीवी से हटकर स्ट्रीमिंग पर जा रहा है, तो क्या वो एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं? ये विश्लेषण कहता है कि उनके पास अब एक बड़ा फैसला लेने का मौका है। क्या वो सिर्फ एक कॉमेडियन बने रहेंगे या फिर वो एक पूरा एम्पायर खड़ा करेंगे? और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो इस बोल्ड आइडिया को समझने के लिए हम पहले कपिल की आज की सिचुएशन को देखेंगे, फिर हम ओपरा विन्फ्रे के शानदार ब्लूप्रिंट को समझेंगे और फिर हम एक कॉमेडी एम्पायर के विजन का पूरा खाका तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि साल 2025 में जब टीवी का असर कम हो रहा है और स्ट्रीमिंग का जमाना है, कपिल शर्मा के पास सिर्फ एक आर्टिस्ट से कहीं आगे बढ़ने का एक जबरदस्त मौका है, मतलब एक निर्माता और एक ब्रांड बनने का। तो सवाल ये है कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर होगा कैसे? इसके लिए जो मॉडल सामने रखा गया है वो है ओपरा विन्फ्रे का, जिन्होंने खुद को एक टॉक शो होस्ट से एक ग्लोबल मीडिया पावर हाउस में बदल दिया। चलिए उनकी इस मास्टर क्लास पर एक नजर डालते हैं। $3.2 बिलियन, ये आंकड़ा ओपरा की 2025 तक की अनुमानित नेटवर्थ है, और ये उस कामयाबी का सबूत है जो सिर्फ शोहरत पर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक ओनरशिप यानी मालिकाना हक पर बनी है। और उस मालिकाना हक की चाबी थी हार्पो प्रोडक्शंस। हार्पो यानी ओपरा का उल्टा। यही वो कंपनी थी जो उनके पूरे एम्पायर का इंजन बनी। इसने उन्हें अपने शो पर पूरा कंट्रोल दिया, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात थी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है लगातार होता बदलाव। 1986 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने से लेकर 2011 में अपना खुद का टीवी नेटवर्क लॉन्च करने और फिर 2021 में एप्पल टीवी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग जायंट के लिए कंटेंट बनाने तक ओपरा ने हमेशा खुद को वक्त के साथ बदला है। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था। जब उन्होंने अपना नेटवर्क OWN लॉन्च किया तो शुरुआत में रेटिंग्स बहुत खराब थीं। खुद ओपरा ने कहा था कि ये एक्सपीरियंस एक नर्वस ब्रेकडाउन जैसा था, मतलब ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। प्रोड्यूसर टाइलर पेरी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने नेटवर्क में एक नई जान डाल दी। उनकी बनाई स्क्रिप्टेड सीरीज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, नेटवर्क को एक नई दिशा दी और उसे नुकसान से निकालकर मुनाफे में ला खड़ा किया। तो ओपरा के इस मॉडल को सीधे सीधे कपिल शर्मा पर कैसे लागू किया जा सकता है? और यहीं से कपिल वर्स का आइडिया सामने आता है। आइडिया ये है कि कपिल शर्मा स्टूडियोज बनाया जाए। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक शो नहीं बनाती बल्कि उनके ब्रांड के चारों तरफ कंटेंट की एक पूरी दुनिया, एक पूरा यूनिवर्स खड़ा करती है, जिसमें छोटे छोटे डिजिटल एपिसोड्स हों, किरदारों पर बेस्ड स्पिन-ऑफ्स हों और यहां तक कि स्क्रिप्टेड कॉमेडी फिल्में भी हों। लेकिन यह विजन सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही नहीं रुका है। यहां एक बहुत ही कह सकते हैं एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है, कॉमेडी और करंट अफेयर्स का मर्जर। क्या हंसी खबरों को डिटॉक्सिफाई कर सकती है? जरा सोचिए, डेली शो जैसा एक फॉर्मेट, लेकिन भारत के लिए, जो मुश्किल से मुश्किल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को ह्यूमर के साथ आसान भाषा में समझाए। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं होगा, ये तो नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करना होगा, जहां हंसी लोगों को जागरूक करने का एक जरिया बन जाए। और ये विजन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये इंडियन ह्यूमर को, हिंदुस्तानी हंसी को दुनिया के स्टेज पर ले जाने के बारे में है। एक ऐसा ग्लोबल एक्सपोर्ट जो इंडिया की सॉफ्ट पावर को और भी बढ़ाएगा। और इस स्लाइड से बेहतर इस मौके को और क्या समझा सकता है? अगर साउथ कोरिया स्क्विड गेम जैसी सीरीज के जरिए अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला सकता है, तो भारत अपने ह्यूमर के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? खासकर तब जब कपिल का ह्यूमर ज्यादातर विजुअल और सिचुएशनल है, जो भाषा की दीवारों को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। बिल्कुल, इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर खड़ा करना है तो इसके पीछे का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स भी तो सॉलिड होना चाहिए। तो आखिर इस लाफ इकोनॉमी का पूरा हिसाब किताब क्या होगा? और ये शायद इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी बिजनेस मूव है, एक आर्टिस्ट से एक ओनर बनना।
मतलब जो अभी सोनी या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर जगह किराए पर ले रहे हैं, वो अपनी डिजिटल ज़मीन के खुद मालिक बन जाएं। ये सिर्फ कंटेंट बनाने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने और एक ऐप या पोर्टल से सीधे ग्लोबली पैसा कमाने के बारे में है। और मौका देखिए कितना बड़ा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, भारत का स्ट्रीमिंग मार्केट आने वाले सालों में रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है। 2030 तक ये 13 से 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये एक जबरदस्त उछाल है। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 2000 करोड़ रुपए। ये उस कंपनी की संभावित वैल्यूएशन हो सकती है जो इस बढ़ते हुए बाजार का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भी अपने नाम कर ले। सोचिए, एक ऐसी पावरफुल कंपनी जो पूरी तरह से हंसी पर बनी हो। लेकिन हर बड़े सपने की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं। तो इस रास्ते में आखिर कौन-कौन से रोड़े आ सकते हैं? देखिए, सोर्स खुद ये मानता है कि रास्ता आसान नहीं है। इतने सारे फॉर्मेट्स में क्रिएटिव क्वालिटी को बनाए रखना, इंडस्ट्री के बेस्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स को अपनी तरफ खींचना और सबसे ज़रूरी, ह्यूमर की असलियत को बनाए रखना, उससे ज़रूरत से ज़्यादा कमर्शियल होने से बचाना, इन सब के लिए सही स्ट्रैटेजिक गाइडेंस की ज़रूरत होगी। और ये लेख इस एक बहुत ही दमदार लाइन के साथ खत्म होता है, जो हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर एक इतने बड़े क्रिएटर की असली भूमिका क्या है? सिर्फ मनोरंजन करना या फिर कुछ ऐसा बनाना जो वक्त के बाद भी जिंदा रहे? ये सवाल सिर्फ कपिल शर्मा के लिए नहीं, बल्कि आज के हर प्रभावशाली क्रिएटर के लिए है।